क्योंकि ये एडवोकेट है हमारे कलकत्ता हाई कोर्ट के भी, तो इन्होंने एक इस कॉन्सेप्ट को लाया कि क्यों ना एक प्रोग्राम किया जाए। शब्बीर भाई, इज दिस ऑन? इज दिस वर्किंग? इज दिस वर्किंग और ऑन है। कि क्लासेस के साथ साथ जो है कुछ टॉपिक के ऊपर इस तरह से एक सेमिनार, एक अवेयरनेस लानी थी, बहुत ज़रूरी है। इसी बहाने हम लोग देख सकते हैं या जान सकते हैं आज का जो मौजू है कि इसको और नॉलेज गेन हो सकता है। कि बहुत सारे सवाल जो है ताउल साहब लाए हैं जो आप लोग से पूछेंगे भी, तो यहाँ एक प्रोग्राम को इसलिए कराने की जरूरत थी कि आप लोग जो है इसके बारे में समझ सके कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है, और इस प्रोग्राम के बहाने जो है आप लोगों को नॉलेज जो है थोड़ा सा और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है या कॉमर्स का है तो उसके लिए जो कुछ नया सब्जेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़े हैं इसको, और आज हम लोग क्विज के शक्ल में भी देखेंगे। तो तमाम जो सिलेक्शन है क्वेश्चंस का और कैसे होगा प्रोसेस, जो हमारा ताउल भाई साहब जो है बताएंगे और कराएंगे भी आप लोगों का ये प्रोग्राम, इसलिए कि कुछ नॉलेज आप लोगों को मिल सके। और चूँकि 2 टीम बांट दिया गया है, जो विनर होगा उसके विनर की ट्रॉफी, जो रनर होगा उसको रनर की ट्रॉफी मिलेगी। ठीक है, तो कोशिश ये करना है कि जितना ज़्यादा जान सके। अगर ना भी आए तो कोई ज़रूरत नहीं है डरने की कि नहीं आ रहा, उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। ये नोटबुक से आप लोग जो है नोट करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको लगता है कि नहीं आ रहा, उसका क्वेश्चन लिख कर आप आंसर लिख लेंगे। क्योंकि हम लोग जब भी क्विज में जाते थे तो एक कॉपी लेके जाते थे, एक बुक लेके जाते थे, नोटबुक, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन अगर पूछे जाते थे, समझ में नहीं आता था नया क्वेश्चन, उसको हम राइट डाउन कर लेते थे। इससे क्या होगा कि जब आप घर पे जाएंगे तो वो चीज़ को आप जब देखेंगे तो और याद आ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि आपको राइट डाउन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को समझने के लिए बाद में। ठीक है, तो एक एक जो है आपको क्या नाम है नोटबुक मिलेगा और पेन मिलेगा। ठीक है, दे दे। हाँ, दे दे। नहीं, अभी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, तो शुरुआत कर रहे हैं हमारे अताउल भाई, बाकी आप लोग देखेंगे। सभी को मेरा सलाम, जय हिंद। मैं एडवोकेट अताउल मुस्तफ़ा, और जैसा कि आप लोगों के ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन गया होगा, और इरफान सर और उनकी पूरी टीम मुसलसल कोशिश कर रही है कि टीटागढ़ और इसके आसपास के इलाके के जो बच्चे हैं, खासकर वैसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो डाउन ट्रोडन हैं, जो राइस माइस या और भी दीगर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो कि बहुत अच्छा कोचिंग चलाते हैं, पर वहाँ तक हर स्टूडेंट्स को पहुँच पाना ये हर किसी के बस की बात नहीं है ना। 50,000 लाख रुपीस का पैकेज होता है, तो हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। बट उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं। हर स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि मैं WBCS बनूं, मैं भी ऑफिसर बनूं, मैं भी बैंक में जॉब करूं, पर फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण नहीं पहुंच पाते हैं। यही एक वजूहात होती है, बाकी मुझे और तो कुछ नहीं लगता है। तो इस सूरत हाल में एक तंजीम उठ के आती है IS फाउंडेशन टीटागढ़ में, जो कॉम्पिटिटिव कोचिंग सेंटर स्टार्ट करती है और फैकल्टीज को यहाँ तक लाती है और आप लोगों के लिए अवेलेबल कराती है। पर अफसोस का मकाम है, मुझे देख के बहुत अफसोस हो रहा है। फील वेरी सैड ऑल्सो कि इतने कम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस में तो इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, पर वो स्टूडेंट जा कहाँ रहे हैं। तब हर किसी को ऑफिसर बनने की ख्वाहिश है, तो जाहिर सी बात है, ख्वाहिश है तो फिर कोचिंग में इतने कम स्टूडेंट्स तो होने नहीं चाहिए। बहरहाल मैं उम्मीद लेके आया था, पर नाउम्मीद अभी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा मिशन है, और मिशन मेरा नहीं है, मिशन है कलाम साहब का। और आप लोग उनके नाम से बखूबी जानते ही होंगे, वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से। उनका ही मैं एक फॉलोअर हूँ। कोशिश करता हूँ उनके 0.01% बातों को भी अगर अमली जामा पहनाया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये तंजीम मेरी है, और IS फाउंडेशन के साथ मैंने सोचा था, एक कैंपेन है हमारा, संविधान को जानो। क्या कैंपेन है? संविधान को जानो, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन।
ये है कैंपेन संविधान को जानो, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। इस कैंपेन के तहत हमारी तंजीम क्या करती है, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूट्स में, कोचिंग सेंटर्स में, कॉलेजेस में जो तुलबात हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम लोग एक स्पेशल क्विज के माध्यम से, क्विज कंपटीशन के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी के सवाल और जवाब को समझते हैं, उसके आर्टिकल्स, उसके शेड्यूल्स, उसके पार्ट्स को, उसके इंपॉर्टेंस को, उसके फीचर्स को हम लोग कंपटीशन क्विज के माध्यम से हम लोग समझते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। हमारे जो भी देश में जो भी रहे, उस देश का आइन दस्तूर जानना बहुत जरूरी है। और आप लोगों के लिए तो बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप लोग देंगे उसमें इंडियन पॉलिटी के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, है तो चूंकि स्टूडेंट्स मैं सोच रहा था ज्यादा होंगे, पर बहरहाल कोई बात नहीं, जितने हैं आप लोग अगर उतने अच्छे से प्रिपरेशन करके आए होंगे तो मेरे सवाल जो भी हैं वो बहुत सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से बेस से हैं, और मैंने सवाल इस तरह बनाया है ताकि हर स्टूडेंट जो है आसानी से उसको दे भी पाए। तो 4-4 की टीम में, 4-4 मेंबर्स के ग्रुप में आप लोग को बांट दिया गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। हर ग्रुप से एक एक सवाल पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर देने पे 10 पॉइंट, और बोनस अगर वो सवाल का जवाब नहीं दे पाए, दूसरी टीम की तरफ गया तो 5 पॉइंट्स। नेगेटिव मार्किंग्स मैंने नहीं रखी है क्योंकि नेगेटिव हम लोग नहीं बोलेंगे, नहीं नेगेटिव अभी सोचेंगे, अभी हम लोग सीखने वाले स्टेज में है ना। तो आप अटेम्प्ट कीजिएगा, आप आपस में बात करके, 4 मेंबर्स हैं, किसी को एक को आप लोग तय कर लें, आपस में क्वेश्चन सुनने के बाद डिसाइड कीजिएगा 10 सेकंड में, कोई एक आंसर देगा, ठीक है, आपस में डिसाइड कीजिएगा, कोई एक आंसर देगा, ठीक है ना। चूंकि मैं टीटागढ़ इसलिए भी आया था ताकि यहाँ के माहौल को समझूं, कि मेरी बात हुई थी इनसे, इरफान भाई से, शब्बीर भाई से, कि यहाँ पे मैं सोच रहा था लॉ एकेडमी की जाए, पर स्टूडेंट्स का जो मैं यहाँ पे माहौल देख रहा हूँ शायद वो भी करना मुनासिब नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि टीचर्स को बुलाना फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ना रहें तो फिर मुझे नहीं लगता है सक्सेसफुल हो पाएगा कोई भी इनिशिएटिव, है ना। तो आप लोगों ने समझ गए हैं कैसे होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए का एक नाम दे दीजिए, ग्रुप ए का एक नाम सजेस्ट कर दीजिए कुछ। चलिए मैं सजेस्ट कर देता हूं, आप लोग शाइनिंग स्टार्स। चलिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ बहुत कुछ करना टीटागढ़ में अभी मुनासिब नहीं लग रहा है मुझे। कौन बोला है जी? है ना, अरे हजरत टाइम मुनासिब नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग अपने स्टेज में जब थे तो हम लोग ग्रुप का नाम पहले से सेलेक्ट करके जाते थे, वो तो और बहुत यूनिक ग्रुप वर्ड्स हम लोग लाते थे। बहरहाल, लेट अस स्टार्ट दी क्विज कंपटीशन, स्पेशल क्विज कंपटीशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे है, ग्रुप ए ग्लैडिएटर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस दिन एडॉप्ट की गई थी? हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन करके एक आंसर, एक लोग आंसर देंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन, फिर बोलिए, रॉन्ग आंसर, राइट आंसर। 5 मार्क्स टू बोनस, शाइनिंग स्टार्स। बोनस मैं बता दूं, आप जो बताई हैं वो बताई है आपने, कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 and it was affected, it came into effect on 26 जनवरी 1950। 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट की गई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, पर लागू जब हुई वो थी 26 जनवरी 1950। तो मैंने एडॉप्ट पूछा था, इसमें एक और सवाल का जवाब आप लोग को मिल गया, है ना। चलिए, डायरेक्ट क्वेश्चन टू ग्रुप बी, शाइनिंग स्टार्स। हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, आपस में डिस्कस कर लें, एक को डिसाइड कर लें किसको बोलना है वो बोले। हु इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा? राइट आंसर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, 10 मार्क्स टू शाइनिंग स्टार्स। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं, he is the ex officio member of the राज्यसभा। एक्स ऑफिसियो किसको बोलते हैं? एक्स ऑफिसियो किसको बोलते हैं? द वर्ड एक्स ऑफिसियो
एक्स ऑफिसियो बोलते हैं चेयरमैन को, किसी भी बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं एक्स ऑफिसियो बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, ठीक है। नोट डाउन डायरेक्ट क्वेश्चन टू, कॉपी निकाल के नोट डाउन भी कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, अच्छा है आप लोग के लिए, याद अगर रख पाएंगे तो रखिए। अच्छा लिख भी लोगे तो ठीक रहता है। चलिए ठीक है, विल प्रोवाइड दी क्वेश्चंस, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम उसको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस टू ग्रुप ए, द ग्लैडिएटर। हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? हिंदुस्तान के पहले शहरी किसको बोला जाता है? हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? राइट आंसर। 10 मार्क्स टू ग्रुप ए, ग्लैडिएटर। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन टू ग्रुप बी, शाइनिंग स्टार्स। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये अगर आपने संविधान को थोड़ा पढ़ के आए होंगे तभी बता पाएंगे। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अभी मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? राइट आंसर, 10 मार्क्स, बहुत अच्छा। एक बार ताली बजा दी आप लोग के लिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड। द नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूदा? प्रेजेंट में 6 है, राइट आंसर 10। वेरी गुड। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, प्रेजेंट में 6 है, गुड। पढ़ के आए हैं मतलब ना, मुकाबले मतलब रख सकते हैं हम, उम्मीद रखा जा सकता है इन लोगों से। बहुत उम्मीद बना के मैं कोई भी काम करता हूँ, नहीं तो संडे था मेरा, बहुत सारा बिजी शेड्यूल था, पर एक आस रहती है कि कुछ स्टूडेंट कभी अच्छा करे। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन टू ग्रुप बी, शाइनिंग स्टार्स। द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा enjoys द रैंक ऑफ। लोकसभा के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं उनको कौन सा रैंक प्रोवाइड किया जाता है, वो कौन सा रैंक एंजॉय करते हैं? ये नया चीज आप लोग आज जानेंगे शायद। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा enjoys which rank? लीडर ऑफ ऑपोजिशन का नाम पता है, पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सीट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, वो कौन सा रैंक एंजॉय करती है? डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ बोनस के लिए, बोनस के लिए ग्रुप आपका डायरेक्ट नहीं बता पाए, बोनस नहीं बता पाए, अब 2 लोग बचे हुए हैं, इन लोगों को भी मौका दिया जाए। ग्रुप क्यों? किसका क्वेश्चन था? द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन ग्रुप बी का क्वेश्चन था डायरेक्ट, और ग्रुप ए भी बोनस नहीं बता पाया है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा एंजॉयज विच रैंक? मैं बता देता हूं जवाब, आप दोनों ने नहीं बताया है। सेंट्रल मिनिस्टर के रैंक को एंजॉय करते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन। जो मौजूदा जो मरकजी हुकूमत के सेंट्रल मिनिस्टर को जो सिक्योरिटी या जो उनको जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, वो सेम वो चीज जो है लीडर ऑफ अपोजिशन को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। लीडर ऑफ अपोजिशन तो मालूम है कौन है लोकसभा के? अभी कौन है लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन? राहुल गांधी। राहुल गांधी इज द लीडर ऑफ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये सब तो आपको मालूम रखना होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बैठ रहे हैं आप लोग। डायरेक्ट क्वेश्चन ग्रुप ए, अच्छा लग रहा है तो आप लोग को? आर यू एंजॉइंग? अगर इसी को मैं पढ़ाता ना तो सब बोर हो जाता, इसीलिए इसको क्विज कंपटीशन में डिजाइन किया गया है ना। चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। मेंबर एक्स्ट्रा हो गया तो इसको आधा नहीं किया जा सकता बेटा। क्या किया जाएगा? ठीक है, इस तरह बोलिए अब। लेडीज की तरफ सुनिए, इनको वीटो पावर का इस्तेमाल किया जाए, आप अभी मत बोलिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, फेयर होना चाहिए। चलिए, आपके ग्रुप में 4 है, यहाँ भी 4 है, एक स्टूडेंट आ गए, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, उनको भी बैठने दिया जाए। जिस ग्रुप में आप लोग फेल हो जाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तब उनको बोला जाएगा, अगर वो आंसर दे नहीं उस ग्रुप के लिए, उनको मार्क्स दे दिया जाएगा। ठीक है, फेयर एनफ? दोनों तरफ फेयर एनफ? चलिए, अभी आप कुछ नहीं बोलेंगे, जब अगर आंसर आपके ग्रुप नहीं दे पाए, आप दोनों के लिए ही खेल लीजिए, ठीक है ना। Who is known as the father of the Indian Constitution?
Who is known as the father of the Indian Constitution? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रुप ए का डायरेक्ट था। अब ग्रुप बी शाइनिंग स्टार्स का डायरेक्ट क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? स्वतंत्र भारत के पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जल्दी जल्दी जल्दी। नेगेटिव नहीं है, यू कैन अटेम्प्ट, नेगेटिव नहीं रखा गया है। बोलो कोई भी Who was the first deputy prime minister of India? बोलिए। टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। 15 सेकंड। बोलिए या फिर छोड़ दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। चलिए बोनस के लिए। Who was the first deputy prime minister of India? नहीं पता, चलिए। The first deputy prime minister of India was सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। इसको हटा दिया जाए। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी थी तो कितने आर्टिकल्स थे? आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। 10 मार्क्स। उसी पे वो वाला कैंसिल कर दिया गया, इनको वीटो पावर नहीं दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन जब बनी थी 395 थे, और एक क्वेश्चन जब किया था मैंने अभी मौजूदा कितने, आपने 448 बताया। ठीक है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ग्रुप ए। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट? स्टेट के गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कहाँ के प्रेसिडेंट? राइट आंसर। 10 मार्क्स दे दीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट तो बहुत हो सकते हैं ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्यपाल जिनको बोला जाता है, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। 10 मार्क्स। ग्रुप बी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? पर्टिकुलर वो आर्टिकल बताना है आपको। राइट टू एजुकेशन इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? आप लोग आपस में ज्यादा आवाज से ना हो ताकि डिस्टर्ब ना हो। राइट टू एजुकेशन इज मेंशन्ड अंडर विच? रुक जाइए, आगे आप लोग दे दीजिए, नहीं दे पाइएगा तब वो आएंगी रोल में। वो नहीं दे पाएंगे तब आपके पास आएगा। पहले उनको दे देने दीजिए, पहले वो लोग नहीं दे पाएंगे तो उनको बोला जाएगा। वेटो पावर ना। सवाल आपने नहीं सुना। Which right to education is mentioned under which article of the Constitution of India? आंसर आपने दिया है वो गलत है। ठीक, अब आपका तो कुछ हो नहीं सकता है, वो लोग दे दिए हैं। ये ट्रांसफर कर दीजिए। हाँ, वेरी नाइस आंसर, राइट आंसर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ग्रुप ए ना, 5 मार्क्स। आर्टिकल 21A, ये है 21A है राइट टू एजुकेशन। अब इससे रिलेटेड एक और सवाल को हम लोग जान लेते हैं। ये सवाल नहीं है बट इसी से, आर्टिकल 21 क्या है? ये क्वेश्चन के लिए नहीं जा रहा है, जस्ट हम लोग समझ रहे हैं। 21A तो अमेंडमेंट करके लाया गया, संशोधन। 21 क्या है? आर्टिकल 21 बहुत बातें होती हैं आजकल तो ज्यादा, 2014 के बाद ज्यादा इस पे तबसरा होता है आर्टिकल 21 पे। बोलिए। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ में क्या क्या राइट्स है? राइट टू वाटर, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू पीसफुल एनवायरनमेंट, राइट टू फूड, ये सब राइट टू, ये सब फंडामेंटल राइट्स राइट टू लाइफ में आ गए हैं अब, है ना। चलिए, क्या क्वेश्चन किसका है अब? इनका ए है आप लोग को, ए का। चलिए, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किसे कहते हैं? ये क्या है? ये
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? अभी तक आप लोग ये सब सवाल से रूबरू नहीं हुए हैं। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? वेटो पावर का यूज ले सकते हो, नहीं मालूम है? वेटो चलिए पावर आप बताइए, आपको भी नहीं मालूम। ट्रांसफर कर दीजिए। व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? नहीं मालूम? ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ना? और मुझे लगता है कि ये आप लोगों को बहुत जानना जरूरी है। शायद ये प्रोग्राम जो पूरा हुआ, ये इस सवाल या और भी सवाल जो लोग जान पाएंगे, ये मेरा आना यहाँ मेरे लिए हमको लग रहा है सार्थक होगा, मुकम्मल होगा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं जब इंडियन सिटीजन 18 साल अटेन कर लेते हैं और उनको वोटिंग राइट्स मिलती है, वोटर कार्ड बनती है, जब वो वोट डालने के अधिकार पाते हैं, उसको कहा जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। क्या कहते हैं? याद रहेगा ये? चलिए, इसके बाद किसका क्वेश्चन है? ग्रुप बी का। ग्रुप बी का। ठीक लग रहा है तो चलिए, बहुत वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाउ मच टाइम टेकन टू कंप्लीट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने में कितने वक्त लगा था, कितना टाइम पीरियड लगा था? आपस में डिस्कस कर लें। राइट आंसर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कोई एमपी भी ना दे पाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी, मिनिस्टर्स भी शायद इसका जवाब नहीं दे पाए। ये इसलिए क्विज कंपटीशन रखी गई, इस सब सवाल से आप लोग रूबरू हो, और WBCS और दीगर एग्जाम्स में इस तरह के सवाल आते हैं। जो है हमारे ग्रुप ए ग्लेडिएटर है 45, ग्लैडिएटर 45 पॉइंट। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। उसके बाद ग्रुप बी शाइनिंग स्टार, ग्रुप बी शाइनिंग स्टार वो भी 45 45 में। चलिए, बहुत टाई अच्छा मुकाबला टाई चल चल रहा है। आपका रोल है, पर अब आने वाला है रोल। ठीक लग रहा है तो? बोरिंग? आर यू नॉट फीलिंग बोरिंग ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज रेड लेटर डे इन द इंडियन हिस्ट्री और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? रेड लेटर डे किसे कहा गया है, या रेड लेटर से क्या मुराद है? इंडियन हिस्ट्री के परिप्रेक्ष्य पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में इसको बताना है। रेड लेटर डे। हिंट्स दें थोड़ा सा दोनों के लिए। ये सवाल का जवाब शुरुआत में जो मैंने सवाल किया उसी में जवाब में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ये हिंट्स दे दिया मैंने। What is red letter day in the context of Indian history or in the context of Indian Constitution? Red letter day. एक कोई डिसाइड करके बोलिए, सब नहीं आप बोल रही थी ना बार बार। आंसर आप पूछ के अगर बोलना हो तो आप बोलें, और नहीं मालूम तो आप इनसे पूछ लें। पढ़ाई करके तो आई नहीं हो आप, आए पढ़ाई करके? चलो बोलिए। 26 नवंबर 1949। चलिए आप बताइए। चलिए, ट्राई किया आपने, इसके लिए ट्राई करना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में। रेड लेटर डे इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री और इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसे क्या, इससे मुराद क्या है, क्या समझते हैं आप? रेड लेटर डे नहीं मालूम, ठीक है, दोनों ग्रुप को नहीं मालूम, वीटो पावर भी हो गया आपका। रेड लेटर डे पे आप आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान अडॉप्ट की गई थी 26 नवंबर 1949 को, और उसको इफेक्ट में लाया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को रेड लेटर डे भी कहते हैं। ये मालूम था आप लोगों को? नहीं मालूम था, नई चीज पता चली ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन टू ग्रुप बी। ग्रुप बी का नेक्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड मतलब समझ रहे हैं? न्याय सबके लिए, फ्री में
जो लोग पैसा पे करके बड़े बड़े वकील नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए कानून में प्रावधान है, संविधान में, वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? राइट टू फ्री लीगल एड इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल? ये मालूम था आप लोग को? ये नहीं था, ये मालूम हो रहा है अब। अधिकार तो पता होना चाहिए ना, तब तो आप मैजिस्ट्रेट से, बीडीओ से, एसडीओ से बात करेंगे। राइट टू फ्री लीगल एड, लीगल एड मतलब, एड मतलब मदद, लीगल मतलब कानूनी मदद, फ्री मतलब मुफ्त कानूनी मदद। मुफ्त कानूनी मदद के प्रावधान किस अनुच्छेद आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के? आइए शबीर भाई चेयर लेनी। नहीं मालूम आपको मैडम? इनके लिए रुक जाइए। 1 2 आर्टिकल 49 रॉन्ग आंसर। बोलिए, क्वेश्चन सुनेंगे फिर से आप? हाँ सर बोलिए। राइट टू फ्री लीगल एड, राइट मतलब हुकूक, अधिकार, फ्री लीगल एड मतलब मुफ्त कानूनी मदद। ये संविधान के किस अनुच्छेद, अंडर विच आर्टिकल इट इज प्रोवाइडेड? कौन से आर्टिकल में इसके बारे में लिखा है? आर्टिकल 49A। अरे वाह, राइट आंसर। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई। ये मतलब तुक्का था कि सच में पढ़ा था आपने? एक बार इसके लिए जोरदार ताली। ग्रेट। अब लग रहा है कि सुबह सुबह उठ के आना मेरे लिए ठीक था, है ना? पहले तो मैं डिमोटिवेट हो गया था, सच बोल रहा हूँ, क्योंकि इंसान है, कभी कभी हो जाता है। आप ही लोग से ऊर्जा मिलती है मुझे, है ना? बट अब लग रहा है कि नहीं, कुछ काम बना है। चलिए, आपका क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन है अब? ग्रुप ए का डायरेक्ट था। नहीं। अच्छा, ग्रुप ए का डायरेक्ट क्वेश्चंस। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पे, जबान के आधार पे, कौन सा पहला ऐसा स्टेट है, राज्य है, जो गठन हुआ था इंडिया में? Which was the first state in India which was created on the basis of linguistic? भाषा के आधार पे सबसे पहला राज्य हिंदुस्तान में कौन सा गठन हुआ था, बना था? भाषा, जबान, लैंग्वेज के आधार पे हिंदुस्तान में कौन सा पहला राज्य का गठन हुआ था? सिर्फ भाषा के आधार पे वो राज्य बना था, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक। उस रियासत का नाम बताना थे, उस राज्य का नाम बताना है जो राज्य भाषा के आधार पे गठन हुआ था, पहला राज्य। ऐसे पहले के बाद और भी राज्य हैं जो भाषा के बुनियाद पे हुए, बट ये पहला राज्य कौन सा है? चलिए, टाइम 1 2 3 4 5 6 वेटो पावर लीगल 7। हैदराबाद इज नॉट ए स्टेट बाबू। आपका वीटो पावर आप ले लेती, शायद ये बोल देती कुछ पीछे। हैदराबाद इज ए स्टेट। अच्छा ठीक है, आप बताएं। आंध्र प्रदेश द राइट आंसर। एक बार जोरदार तालियां हो रहा है भाई। जोरदार नहीं हुई, नाश्ता करके नहीं आया। आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पे। ठीक है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। लोकसभा, 2 सभा है ना? आपसे है। ग्रुप बी का 2 सभा है इंडिया में, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा में मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना है इलेक्शन लड़ने के लिए? अगर आप लोगों में से कोई आगे जाके इलेक्शन भी लड़ना चाहे, है ना, तो ये भी मालूम होना चाहिए। आप लोगों में भी से कोई इलेक्शन लड़ना चाहिए, तो राइट है आप लोगों का भी। क्या 25 ईयर्स इज द राइट आंसर। 25 साल मात्र। बताइए, कुछ सालों बाद आप लोग भी, ये राइट आपके पास आ जाएगा, उसके बाद आप लोग भी इलेक्शन लड़ पाएंगे, है ना? द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वॉज हेल्ड इन द ईयर? 1951। वेरी क्लोज, राइट आंसर। 5 मार्क्स। वेरी क्लोज। सबका समान क्वेश्चन पूछा गया, देख लीजिए एक बार। टोटल समान क्वेश्चन पूछा गया ना, किसी का एक छूटा तो नहीं है कोई क्वेश्चन? ग्रुप बी का एक पूछेगा तो कंप्लीट हो, ग्रुप बी का एक पूछेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार मार्क्स बता दीजिए अब। चलिए, ग्रुप ए 50 पॉइंट्स और ग्रुप बी का 65। नहीं हो पाएगा।
चलिए फिर भी एक राइट है जो बहुत इस पे चर्चाएं होती हैं भारतवर्ष में, आप लोगों से है। हाँ एक राइट है, एक अधिकार है जिस पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज चैनल्स देखते होंगे, तो आपको ये मालूम होगा, फ्रीडम ऑफ राइट स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोला जाता है ना। बहुत से लोगों को बोलने पे एफआईआर हो जा रही है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। फिर बहुत सारे आप न्यूज में देखते होंगे कि हमारा राइट है, हमारा अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है, हमको बोलने का अधिकार संविधान देता है, हम अपनी बातों को रख सकते हैं, हम विरोध कर सकते हैं, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? चलिए बोलिए। आर्टिकल 19A। चलिए ठीक, एक बार जोरदार ताली हो जाए। एक आंसर आपने बताया। आर्टिकल 19 क्लॉज ए ये कहती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो बोलने का जो अधिकार है वो कोई सरकार ने नहीं दिया है आपको, ना ही किसी मंत्री ने, संतरी ने, ना ही कोई एमएलए एमपी काउंसलर ने। जितना एक एमएलए एमपी काउंसलर मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का अधिकार है बोलने का, उतना ही एक सामान्य रिक्शा चालक हो, या वो दुकानदार हो, या वो फेरी वाला हो, या दीगर कोई भी इंडियन सिटीजन हो, सेम अधिकार उसके पास है, कोई कम और बेसी नहीं है, ठीक है ना। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ फंडामेंटल राइट। ये कौन सा राइट है? फंडामेंटल राइट में आता है। तो ये आज का क्विज कंपटीशन रहा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लाया क्योंकि आप लोगों का क्लासेस वगैरह भी था, है ना। तो एक बार स्कोरर से है मार्क्स बता दिए जाएं। अब आप इधर आ जाइए, मार्क्स बता दिए जाएं। अब आप आइए, फेलिसिटेशन इन लोगों का हो जाए। ठीक लगा आप लोगों को? ठीक लगा ना? सच बताइए। बहुत पहले मैं पढ़ाता था, चूंकि टाइम नहीं मिलता है, लीगल प्रैक्टिस में हूँ मैं, और चूंकि वो चीज तो अंदर में रह जाती है ना, स्टूडेंट से इंटरेक्शन करना या पढ़ाने का तरीका। तो मैंने जो सीखा अभी तक, कोई भी क्लासेस जब एजुकेशनल हो जाती है एकदम, तो वो बोरिंग हो जाती है, स्टूडेंट्स उसको लेना पसंद नहीं करते हैं या फिर ले नहीं पाते हैं उतना। तो उसको अगर थोड़ा एक्साइटमेंट वे में, थोड़ा क्विज में, थोड़ा सा स्टोरीज में अगर ला दिया जाए, तो मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो हम लोग बात बात में कंपटीशन के तहत 20 क्वेश्चंस को जान लिए, इसके अलावा और भी 4-5 आर्टिकल्स को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ऑलमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के 20% को तो हम लोगों ने कवर किया, मुझे लगता है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा रहा। एक बार विनर और रनर का मार्क्स सुन लिया जाए। ग्लेडिएटर ग्रुप है, बहुत अच्छा कोशिश किए, जोरदार ताली एक बार ग्रुप ए के लिए। 50 मार्क्स। और ग्रुप बी शाइनिंग स्टार जो हमारे दाहिनी तरफ बैठे, इनका 75 मार्क्स, जोरदार ताली। तो आज के हमारे टॉपर और विनर है, चैंपियन। और जीत हार रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज बहुत जरूरी है गेन करना, और लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। और कुछ कम्युनिकेशन भी किया गया, और जो अताउल मुस्तफा साहब लाए हैं अब वो देखिए, ये कुछ नहीं, मेरे तंजीम की तरफ से जो कैंपेन चलता है, ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव्स मेरे चलते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ कैंपेन चलता है, आपका संविधान को जानो, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन कैंपेन है, और फिर करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, मेगा टैलेंट हंट होते हैं, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट चीजें होती हैं। उसको उठा लीजिए आप, थोड़ा सा इन लोगों को दे दीजिएगा। तो ये भी एक कैंपेन है, हैशटैग संविधान को जानो, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके माध्यम से हम लोग स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और संविधान पे के फीचर्स को, इम्पोर्टेंस को, आर्टिकल, शेड्यूल्स, पार्ट्स को समझते हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में, क्विज कंपटीशन के माध्यम से। और चूंकि विनर रनर होंगे तो एक छोटा सा उनको एक एप्रिसिएशन भी बनता है। बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं है हम लोगों के पास, पर एप्रिशिएट तो हम लोग कर ही सकते हैं, है ना। तो इसी मातहत आईएएस फाउंडेशन को हम लोगों ने इस बार सोचा था कि उनके स्टूडेंट के साथ हम लोग ये कंपटीशन भी करेंगे और बातें भी करेंगे कि आप लोग कहाँ तक अपने कोचिंग को या अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाए हैं और क्या ड्रीम्स हैं,
क्या फ्यूचर में बनना है, इंटरेक्शन भी हो जाए, लीगल एक एस्पेक्ट पे भी बात हो जाए, तो बहुत अच्छा रहा। तो पहले मैं चूंकि मैं अपने आप को यहाँ मेहमान नहीं समझता, मेज़बान ही समझता हूँ, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा कि इरफान भाई जो IAS फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, उन्हें एक उत्तरी पहना के उनका खैर मकदम किया जाए। मैं चूंकि टीटागढ़ में अब मेहमान पहली बार जब आया था समझता था, अब मैं टीटागढ़ में मेज़बान की हैसियत से मैं अपने आप को समझता हूँ। बहुत जल्दी यहाँ पे और एक छोटा सा तोहफा हम लोग की तरफ से है। आइए हजरत, ये कलम की ताकत। जी, कलम वाले बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन जो पूरे इस प्रोग्राम को या इस कोचिंग सेंटर को जो है मैनेज कर रहे हैं, शब्बीर भाई, बिहाइंड दी कर्टन, बिहाइंड दी कैमरा ये रहते हैं। और बहुत ही मुखलिस शख्सियत हैं, बहुत अच्छे सामाजिक कारकुन है। कोई फोटोज अगर ले सकता है तो ले लें, उस पर कोई पैसा नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा, एक मेमोरीज रह जाती हैं और मेरी भी, हम ठीक है ना। तो फोटो ले लो। शब्बीर भाई का खैर मकदम है। आइए हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप लोगों की नई नवेली टीचर जो भी बनी है, आप लोगों के साथ जो वक्त बिता रही हैं, कुछ ज्योग्राफी में शायद मोहतरमा नाज साहिबा, पॉल साइंस इकोनॉमिक्स, शायद मुझे भी अब जो है एडमिशन लेना होगा यहाँ पे बहुत जल्दी, है ना। मोहतरमा नाज साहिबा, आप आ जाए बेटा। मोहतरमा नाज साहिबा को, आइए इधर आ जाओ। नाज साहिबा को पहना दीजिए। आइए, चलिए अब विनर रनर का अनाउंस भी हो गया है, पर एक एक स्टूडेंट को बुलाते जाते हैं तभी तो और एक एक देते जाइए। उसके बाद हमारे बीच जो है चूंकि अताउल मुस्तफा साहब अरे मैं मेजबान भी हैं, मेजबान और की हम रोल लोग भी में ऐसी मेजबान बात ही हैं। नहीं है। तो जाहिर सी बात है हमारे भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इनका खैर मकदम ना करे तो फिर ये प्रोग्राम की शान जो है कम हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत पेश रहते हैं टीटागढ़ में, तमाम प्रोग्राम्स में हमेशा जो है वो एक्टिव रहते हैं, और कोई भी हम लोग प्रोग्राम कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आते भी हैं, वक्त भी देते हैं। ये उनकी और हमारी खुशनसीबी है कि हम लोग एक साथ मिलकर जो है कुछ काम को अंजाम दे रहे हैं, और इसी तरह जो हम लोग काम को अंजाम देते रहें। और भी बहुत सारा जो इवेंट होने वाला है, उससे पहले हम लोग जो है इनको उत्तरी पहना के खैर मकदम करते हैं हमारे थैंक यू और एक ये भी अरे ठीक तो है, काफी मेजबान है तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक एक स्टूडेंट्स आ जाएं आप लोग, जी, यहाँ पे से आ जाइए एक एक स्टूडेंट्स, आते जाइए। अरे इस तरफ से आ जाए। ये एक हमारा, ये जो आपको दिया जा रहा है ना, ये यहाँ पे पकड़िए। कलम की ताकत है, इसको एकदम सही से इस्तेमाल। चलिए एक एक करके आ जाइए। अगर अफसाना बहुत कुछ तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप समझ रहे हैं, पर छोटा सा प्यार समझ लिए, तोहफा समझ लिए, जो समझ लिए। एक एक करके आ जाइए, आ जाइए, जिसको आ जाइए। गुलफ्शा जी, दरक्षा जी, आइए आइए एक एक करके आइए। ग्रुप ए वाले आओ ना पहले, हाँ ना ग्रुप ए वाले आ जाओ, आ जाओ ग्रुप ए के आ जाओ। बिस्मिल्लाह। आइए 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 आइए, ठीक लग रहा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए पेन पकड़िए, पेन पकड़िए। चलिए आइए, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ ग्रुप बी वालों। चलिए नेक्स्ट आ जाओ अबे।
चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट। अरे वाह, ये बहुत ज्यादा आंसर दिया है। आइए, थैंक यू। और कोई बचा? कोई बचा नहीं? चलिए, अब विनर ग्रुप में कौन है? रनर ग्रुप में कौन कौन थे? आ जाइए सब रनर ग्रुप के आ जाइए। वो बेटों में भी आ जाओ, रनर ग्रुप में आ जाइए। आप विनर के साथ आ जाइएगा। इसको दोनों में आना है ना? दोनों में आना है, आ जाइए आप दोनों में। आ जाओ, जल्दी उठो। लोग जब देखेंगे बोलेंगे दोनों में कैसे है। आइए शब्बीर भाई, उनको दे दीजिए, इसको दे दीजिए ना, इसको दे दीजिए। जा। आइए शब्बीर भाई, इस तरफ आइए, मेरे तरफ आइए। चलिए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन लोग के लिए। आइए, चलिए विनर आ जाइए। आ जाओ भी आ जाओ, फिर आओ आ जाओ। आ जाओ। विनर ग्रुप है द शाइनिंग स्टार्स ना? हाँ। चलिए, शाइनिंग स्टार्स के लिए एक बार जोरदार ताली। आइए सामने आइए, आइए। तालियां मारो। शाइनिंग स्टार्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। चलिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोग मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे चाहने वाले, मुझे सपोर्ट करने वाले, मेरे एफबी टाइमलाइन से जो जुड़े थे इस लाइव में। ये हम लोगों की तंजीम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ह्यूमैनिटी मिशन ट्रस्ट की एक इनिशिएटिव है, एक कैंपेन है, संविधान को जानो, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ स्पेशल क्विज कंपटीशन करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर। और इसका ही एक पार्ट था यहाँ पे आईएस फाउंडेशन टीटागढ़ के कॉम्पिटिटिव कोचिंग सेंटर के बच्चों के साथ यहाँ पे रखा गया था, जो कि बहुत ही कामयाब रहा। और आप लोगों का, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमेशा सपोर्ट करने के लिए। और अगर किसी स्कूल्स में, किसी इंस्टीट्यूट में अगर इस तरह का अवेयरनेस का प्रोग्राम आप लोग चाहते हैं आपके यहाँ हो, तो जरूर मुझे मैसेज करके बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।